आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। हम आपको इस बुलेटिन में दिखाते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी हर खबर, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे जम्मू कश्मीर से जुड़ी हेडलाइंस पर। पत्थरबाजों के खिलाफ सरकार के रुख में आई नरमी, वजीर आला ने किया दर्ज मामलात वापस लेने का ऐलान। कश्मीरी पंडितों को बसाने को लेकर वजारत दाखिला का जवाब, कहा बाज आबादकारी के लिए नहीं है टाउनशिप बसाने का कोई मंसूबा। 27 सालों से घर के लिए तरस रहे हैं कश्मीरी पंडित। कौमी तराने की बेहुरमती पर तलबा पर मुकदमा, गवर्नर की मौजूदगी में यूनिवर्सिटी तकरीब के दौरान सेल्फी लेने में थे मशगूल। तसादुम में शहीद हुए जवानों को आर्मी ने पेश की खिराज अकीदत। 21 नवंबर को कुपवाड़ा में मिलिटेंट से मुकाबले के दौरान हुए थे शहीद। और आजादी के 70 साल बाद भी रियासत में गलाजत उठाने का जारी है रिवाज। वाटर कम्युनिटी से करवाया जाता है शर्मसार करने वाला काम, नहीं मिलता SC/ST का इन्हें फायदा। और अब खबरें तफसील से। पत्थरबाजी में शामिल नौजवानों के खिलाफ दायर मामले वापस लिए जाने के फैसले पर मुहर लग गई है। वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट के जरिए इसका ऐलान किया। गुज़िश्ता रात अपने ट्विटर अकाउंट पर इसका ऐलान करते हुए वजीर आला ने कहा कि जिन नौजवानों के खिलाफ पत्थरबाजी में मुलव्विस होने के मामला दर्ज किए गए हैं उन्हें वापस ले लिया जाएगा। वाज़ेह हो कि 2 रोज कबल जी सलाम ने ये खबर दी थी कि मुज़ाकरातकार दिनेश्वर शर्मा के दौरे से पहले सरकार इस किस्म का ऐलान कर सकती है। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक दिनेश्वर शर्मा 24 नवंबर को वादी के लिए रवाना होने वाले हैं। वजीर आला के इस फैसले का पार्टी ने खैर मकदम किया है। PDP MLA ने अब्दुल रहीम ने कहा है कि इसकी वजह से नौजवानों को शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो स्टूडेंट वेलफेयर्स हैं उनके मुतालिक जो ये एमनेस्टी का फैसला किया है, ये बहुत अच्छा फैसला है। इससे पहले भी अगर आप देख लेंगे, पहले भी जो 2010 या 2012 में ये कुछ वाक़ात हुए थे और उसमें भी कुछ नौजवान मुलविस थे, उनको भी इस हुकूमत ने उस टाइम कुछ लोगों को निकाल दिया था जो वन टाइम इन्वॉल्वमेंट थी, या कई ऐसे भी शिकायत आ जाते हैं कि गलती से भी FIR किसी के खिलाफ लगता है। लिहाजा हमारी हुकूमत की ये बड़ी पॉलिसी है और चीफ मिनिस्टर साहब बज़ाहिर खुद इसमें बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं कि किसी को बिला वजह कोई नुकसान न पहुंचे, इन्वॉल्व ना हो। खासकर ये पढ़े लिखे नौजवान, इनके कैरियर पर ये दबाव लगता है और बिला वजह बहुत सारे हमारे नौजवान हैं जिनको गलती से उनका नाम आ गया है और उनको बड़ी शर्मिंदगी हो जाती है कि जब FIR में नाम आ गया तो कहीं उनको गलत टैग लग जाता है। तो ये हमारी हुकूमत की कोशिश थी पहले से ही कि इन नौजवानों को के साथ किसी किस्म की ज़्यादती ना हो, और ये जो कदम है ये उसी की समत में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और CM के ऐलान पर DGP SP वैद ने क्या कुछ कहा, आपको वो भी सुनवाते हैं। सर, गवर्नमेंट ने जिस तरह से एमनेस्टी स्कीम जो है उसकी घोषणा की है, आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर को ये सूट करेगा इस वक्त? ये गवर्नमेंट का फैसला होता है, इसमें पुलिस। सर, लॉ एंड ऑर्डर क्या इससे ठीक रहेगा? क्या आप प्रिपेयर हैं, पुलिस प्रिपेयर है इसके लिए? पुलिस हमेशा तैयार है और गवर्नमेंट के फैसले हमारे सर माथे पे। थैंक यू। वजीर आला के इस फैसले की क्या अहमियत है, इस पर रोशनी डाल रहे हैं हमारे नुमाइंदे राजन वैद। मरकजी हुकूमत की ओर से जिस तरह से दिनेश्वर शर्मा को यहाँ पे बातचीत का माहौल बनाने के लिए और खासकर कश्मीर के युवाओं के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए यहाँ अपॉइंट किया, उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिला है। क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने जिस तरह से जो पहली दफा स्टोन पेल्टिंग में मुलव्विस पाए गए युवाओं के ऊपर से FIR वापस लेने की बात की गई है, इसका कई जगह से स्वागत हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं सियासत भी तेज हो चुकी है। इस सियासत के खेल में सरकार लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने में किस हद तक कामयाब हो पाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। पुलवामा में सीआरपीएफ डीजी राजीव भटनागर ने इलाके का दौरा किया और मकामी लोगों से मुलाकात की। डीजी राजीव भटनागर ने कहा कि वो नौजवानों को बाज़ाबादकारी का मौका दे रहे हैं कि वो वापस अपनी राह पर लौट आएं। डीजी सीआरपीएफ ने कहा कि जो भी नौजवान मिलिटेंसी ज्वाइन करने के बाद वापस आना चाहें उन्हें हर सहूलत मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने फौज की कामयाबी को लेकर और पत्थरबाजों को लेकर क्या कुछ कहा, आपको भी सुनवाते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है और स्थिति में निरंतर जो है वो सुधार हो रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस का अपर है। देखिए, हमारे जवान जो हैं वो प्रोफेशनली ट्रेंड हैं, अच्छी तरह इक्विप्ड हैं, उनका मनोबल ऊंचा है, उनका हौसला बहुत बुलंद है और उसी का आप जो है वो रिजल्ट देख रहे हैं। देखिए, जैसा कि आप इधर देख रहे हैं, जो भी कानून व्यवस्था की स्थिति है, पत्थरबाजी की स्थिति है, उसमें बहुत सुधार आया है। जम्मू कश्मीर सीएम महबूबा मुफ्ती ने महकमा सियाहत को दक्षुम, मरगान, टॉप और दूसरे मकामात को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर फरोग देने के अहकाम जारी कर दिए हैं। इसके अलावा वजीर आला ने अहरल लब फॉल्स को बचाए रखने के लिए माहिरीन की टीम तश्कील करने का भी हुक्म दिया है। अहरबल, कोकरनाग और वेरानाग टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी की मीटिंग में वजीर आला ने कहा कि इन इलाकों में टूरिज्म को फरोग के लिए काफी इम्कानात हैं, जिसका फायदा उठाया जाना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने आमदोरफ्त के लिए सड़कों के रखरखाव पर खास जोर दिया। मीटिंग में मौजूद मकामी रुकन असेंबली ने कहा कि सरकार इन इलाकों की तरक्की के लिए संजीदगी से काम कर रही है। हमारी सीएम साहिबा की सदारत में डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की मीटिंग यहाँ जम्मू में सेक्रेटरीट में हुई, जिसमें कोकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसमें वेरीनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी और अहरबल डेवलपमेंट अथॉरिटी पर बात हुई और हमने अपनी अपनी तरफ से तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुंसलिक होने वाले एमएलएज थे और जो हमारे ऑफिसर्स हैं अपने पॉइंट्स सामने रख दिए। और कोकरनाग के बारे में जैसे सीएम साहिबा ने पहले ही डिसीजन ले लिया है, इसमें हम कोई 650 कनाल ज़मीन ऐड कर रहे हैं जिसको डेवलप किया जा रहा है। सिंथन टॉप है, सिंथन टॉप को, और उसके साथ साथ हमारी और जगहें हैं जैसे माठर है हमारा, या यहाँ भाटन है, और हमारी कुछ झीलें हैं जैसे चोरनाग है, मावरनाग है, इनको भी साथ साथ डेवलप कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़े 27 साल हो गए हैं। घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर रेफ्यूजी कैंप्स में जिंदगी गुजारने को मजबूर ये लोग सिर्फ इस उम्मीद में जी रहे हैं कि एक न एक दिन वो वापस अपने घर लौटेंगे, लेकिन अब 27 साल बाद एक बार फिर उनकी उम्मीद टूट गई है। मरकजी वजारत दाखिला ने आरटीआई के तहत पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा है कि घाटी में कश्मीरी पंडितों के लिए अलग टाउनशिप बसाने की कोई स्कीम नहीं है, लेकिन कुछ वक्त पहले तक मरकजी और रियासती हुकूमतें कह रही थी कि कश्मीरी पंडितों के लिए अलग टाउनशिप बसाई जाएगी, लेकिन जब जम्मू कश्मीर के पत्थरबाजों और हुर्रियत लीडरान ने इस टाउनशिप की मुखालफत शुरू की तो सरकार के सुर भी बदल गए। मैंने एक आरटीआई फाइल की थी जिसमें मैंने इन्फॉर्मेशन मांगी थी कि जो कश्मीरी पंडित है, गवर्नमेंट का इनके लिए क्या प्लान है इनको वैली के अंदर सेटल करवाने का। और मिनिस्ट्री ऑफ होम ने जो मुझे रिप्लाई दिया है उसके अंदर बताया गया है कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी प्लान नहीं है कि इनको कश्मीर वैली के अंदर इनका रिहेबिलिटेट किया जाएगा। पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, कश्मीरी पंडितों को घर वापसी कल होगी, परसों होगी। मेरे ख्याल में जब तक मैं जिंदा हूँ इट इज़ डेड इम्पॉसिबल कि मैं अपने घर जाऊँ और वैसे रहूँ। गवर्नमेंट बहुत दावे करती हैं कि हम लेके जाएंगे, कब लेके जाएंगे? 27 साल हो गए हमारी अपने देश में हम विस्थापित है, शर्म उन सरकारों के ऊपर। भगवान ही जानता हम कैसे रह रहे हैं। हम इंतजार कर रहे थे कल मत ठीक हो जाए, परसों मत ठीक हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता ठीक मत हो जाए, नहीं हुआ। हमने यहाँ खोया ही पाया कुछ नहीं है। हम 3 फैमिलियाँ उधर रहती है, यहाँ मेहमान आएंगे, इसके माता पिता आएंगे, मगर इधर जगह नहीं बैठते, हम शर्माते हैं, वो वापस निकलती है। जगह सोने की जगह है नहीं। कश्मीर क्यों नहीं जाएंगे? वो हमारी माँ है, हम जाना चाहते हैं अपने घर, वापसी तो जाएंगे, जरूरी जाएंगे। उसी लिए तो हम जिंदा बैठे हैं, नहीं तो हम कब के मर गए होते।
तो अपने ही मुल्क में रेफ्यूजीज की तरह रह रहे हैं कश्मीरी पंडित। 27 साल से इंतजार कर रहे हैं, एक उम्मीद थी और शायद अब वो उम्मीद भी टूटती हुई नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने नुमाइंदे राजन वैद से। राजन, 27 साल से ये लोग घर से बेघर हैं। एक उम्मीद थी कि शायद जो टाउनशिप बनाने की बात कही है सरकार ने, उससे इन्हें अपना घर मिलेगा, लेकिन अब वो टूटती हुई नजर आ रही है। जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से 2 दशक से ज्यादा का समय हो चुका है, कश्मीरी पंडित जो यहाँ ये परिवार जो कश्मीर से विस्थापित हुए थे, जम्मू के अलावा देश के कई हिस्सों में अब ये रहते हैं। ज्यादातर जो कश्मीरी पंडित हैं वो इस वक्त कश्मीर से बाहर देश के कई कोनों में रहते हैं। एक उम्मीद के साथ ये रहते हैं कि कभी कोई ऐसा दिन आएगा जब ऐसा माहौल बन पाएगा कश्मीर के अंदर कि ये अपने घर वापसी कर पाएंगे। कई पॉलिसीज जो है इससे पहले जो हुकूमतें रही उनकी ओर से भी लाई गई, और जो हाल ही जो अभी मोदी हुकूमत है इसकी ओर से भी कई पॉलिसीज लाई गई, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट भी किया गया कुछ हद तक। लेकिन जो मेन जो इनके अंदर एक दुख है कि ये अपने घर वतन वापसी, जो अपने कश्मीर में वापसी करना चाहते हैं, और उसकी ये एक आस लगाए बैठे। जिस तरह से आरटीआई में निकल के आया है तो कहीं ना कहीं धक्का लगा है इनकी उम्मीदों को। हालांकि जम्मू के अंदर भी इनको जो है एक टाउनशिप, जप्ती टाउनशिप बना के दी गई है, जहाँ पे क्वार्टर्स बनाए गए हैं, तो बाकी सब सुविधाएं हैं। लेकिन बाहर अपना एक मातृभूमि होती है, वहां पे जाने का सपना हर कोई संजोए बैठा है यहाँ पे, चाहे वो राजन, इस हुकूमत से शायद कश्मीरी पंडितों को ज्यादा उम्मीद थी कि बीजेपी हुकूमत आई है, बीजेपी पीडीपी ने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई है, मरकज में बीजेपी की सरकार है, और लगातार जो बीजेपी है वो इस बात को लेकर सामने आती रही है कि कश्मीरी पंडितों को बसाया जाना चाहिए। अब दोनों ही मरकज में भी, सेंटर में भी और स्टेट में भी बीजेपी की हुकूमत है, उसके बावजूद भी अगर आरटीआई से इस तरह का इंकशाफ होता है तो जाहिर सी बात है कश्मीरी पंडितों में काफी गुस्सा होगा इसको लेकर। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया, गुस्सा तो कश्मीरी पंडितों में है, क्योंकि जिस तरह से 27 साल से ज्यादा का वक्त हो गया और उनको बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि जिस तरह की छवि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, और वो ऐसा छवि है कि जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये आश्वासन दिया था कश्मीरी पंडित जो कम्युनिटी है उसको कि उनको वापस जो है उनको बसाया जाएगा कश्मीर में। उसके लिए एक प्लान भी तैयार किया गया था, ब्लूप्रिंट बनाया गया था कि एक सैटेलाइट टाउनशिप जो है वो बनाई जाएगी कश्मीर वैली के अंदर, जहां पे सभी कश्मीरी पंडितों को बसाया जाएगा, जिसकी मुखालफत अलगाववादी गुटों ने जोर शोर से इसलिए की थी कि उनका ये कहना था कि अगर आपको बसाना है तो कश्मीरी पंडितों को उनके घर में, उनके गांव में बसाइए। आप एक कंपोजिट, एक सैटेलाइट टाउनशिप बना के उनको क्यों बसाना चाहते हैं? उसके पीछे उनकी मंशा ये थी कि अभी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपने वोट, उनके लिए वोट बैंक नहीं है इस वक्त, क्योंकि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी बहुत कम जो इस वक्त चली गई है देश के अलग अलग कोनों में, बहुत कम हिस्सा ले पाती है जो वोटिंग प्रोसेस है, क्योंकि इनके लिए इनको कहीं ऐसी मुश्किलातें हैं, ऐसे कहीं फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरा करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये अपना वोट भी नहीं डाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सियासी पार्टी को ये पता है ये उनका वोट बैंक नहीं है, इसकी ओर जाहिर सी बात है तो उनके लिए उस तरह से इम्पोर्टेंट नहीं है। हालांकि इलेक्शन से पहले इसके सेंटिमेंट से खेलने की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन अब इलेक्शन खत्म हो गए हैं और अब जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी की हुकूमत बन गई, तो शायद कश्मीरी पंडित अब उनके लिए उस तरह से उतना बड़ा मसला नहीं है। राजन, आप हमारे साथ बने रहिए, रुख हम अगली खबर का कर रहे हैं, उस पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे। राजौरी के बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में गवर्नर NN वोहरा ने शिरकत की। प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी की एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई, लेकिन इस मौके पर ऐसा कुछ हुआ जिससे यूनिवर्सिटी से जवाब देते नहीं बन रहा है। प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी इंतजामिया के ऑडिटोरियम में कौमी तराना बजाया गया, लेकिन इस दौरान यूनिवर्सिटी के कुछ तलबा कौमी तराने के एजाज में अपनी कुर्सी से उठे ही नहीं। इतना ही नहीं, वो कौमी तराने के वक्त सेल्फी लेते हुए भी नजर आए, जिसकी मुखालफत तंजीमों समेत सियासी पार्टियों ने भी की है। साथ ही कुछ तंजीमों ने एहतजाज की भी धमकी दी है। उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी इनके खिलाफ एक्शन ले, नहीं तो जोरदार एहतजाज किया जाएगा। इस मामले को लेकर पुलिस ने दोनों तलबा के खिलाफ FIR फिलहाल दर्ज कर ली है। जैसे हमें जानकारी मिलती है उस पर एक्शन लेने कहते हैं। जो भी स्कूल में ऐसा या कोई भी जगह होती है लोकल में
सरकार का काम है, उस पर एक्शन लेना है, ले जाएंगे। ये पहली बार नहीं हुआ, दुर्भाग्य से बहुत सालों के बाद ये बात सुनने में आई है। ये ना हो, इसलिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है और हम इसकी, आपने कहा है तो उसको पूछा जाएगा। थैंक यू। नेशन इंटरेस्ट जो है वो सबसे पहले आता है। हालांकि कोई भी चीज़, चाहे वो पेट्रियाटिक फीलिंग हो या नेशनलिज्म की फीलिंग हो, वो शो नहीं की जाती। लेकिन जब नेशनल एंथम की बात आए या हमारे नेशन की किसी भी एक नेशनल चीज़ को रिस्पेक्ट देने की बात आए, तो उसमें फिर कोई और एक्सक्यूज़ नहीं बनता। तो हमारी एक जो है वो जिम्मेवारी बनती है, चाहे वो फंडामेंटल ड्यूटी को हो या एक ह्यूमैनिटेरियन ड्यूटी को हो, कि हमें नेशनल एंथम को ड्यू रिस्पेक्ट देनी है। और जहाँ पे भी नेशनल एंथम प्ले किया जाए तो हमें उसको स्टैंडिंग ओवेशन देना है, और बिल्कुल एक स्टैंड स्टिल पोजीशन में। तो जिन तलबा ने बेहुरमती की थी राष्ट्रीय गान की, कौमी तराने की, उनके खिलाफ फिलहाल FIR दर्ज कर ली गई है। ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से रुख करते हैं अपने नुमाइंदे राजन वैद का। राजन, FIR तो दर्ज कर ली गई है, क्या इसके आगे भी कोई कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की जाएगी? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये वाकया सामने आया, इस पे काफी बवाल भी उठा, क्योंकि जिस तरह से गवर्नर NN वोहरा जो है जम्मू कश्मीर के, वो भी उस वक्त वहां मौजूद थे। जो रोमियो फोर्स के कमांडिंग ऑफिसर थे वो भी वहां मौजूद थे। तो इतने बड़े बड़ी शख्सियतों के होते हुए जो वो स्टूडेंट हैं वो नेशनल एंथम के वक्त नहीं उठे, बल्कि सेल्फी लेने में मसरूफ थे। तो ये बात किसी के गले के नीचे नहीं उतरी। खासकर जो के कुछ जो स्टूडेंट हैं, तलबा हैं, उनमें भी मतभेद देखे गए। उनका भी ये कहना था कि ये सही बात नहीं है, हमें रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए अपने नेशनल एंथम को। ये जो है बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट दिखाई गई है और कार्रवाई होनी चाहिए। जिसके ऊपर कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज किया गया है अंडर सेक्शन 3 के, क्योंकि ये सेक्शन के तहत डिसरिस्पेक्ट जो शो करते हैं देश के प्रति और जो नेशनल एंथम के प्रति, उनके खिलाफ किया जाता है। और हमारी जो बात हुई IGP जम्मू जोन के साथ, उनका भी यही कहना था कि हम एक मिसाल पेश करना चाहते हैं, इस दफा कड़ी कार्रवाई करेंगे ताकि आने वाले वक्त में फ्यूचर में कोई भी तलबा इस तरह की कोशिश ना करे डिसरिस्पेक्ट करने की। जी, जब अब FIR दर्ज कर ली गई है, जाहिर सी बात है कि अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अब ऐसे में क्या और भी इससे ज्यादा सख्त कार्रवाई की मांग कर रही हैं तंजीमें? और सबसे अहम बात ये मैं जो आपसे जानना चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उन स्टूडेंट्स का आखिर क्या कहना क्या है? आखिर क्यों नहीं खड़े हुए वो? क्या वो उस कौमी तराने को मानते ही नहीं है? क्या उसमें उनकी यकीन दहानी ही नहीं है? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये वीडियो सामने आया था, ये सोशल मीडिया में लगातार वायरल हो चुका है जम्मू कश्मीर में, और हर जगह से इसकी भर्त्सना हुई है। लोगों ने कहा है ये नहीं होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं जो गुस्सा है सभी लोगों का इकट्ठा वो आया सामने देखने को, जिसके चलते पुलिस ने इस तरह की कार्रवाई की है। इससे पहले भी इस तरह के वाकयात खासकर इसी यूनिवर्सिटी में पेश आ चुके हैं, लेकिन तब कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इस दफा पुलिस भी मजबूर हो गई थी, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया के अंदर ये वीडियो वायरल हुआ, और ऐसे में सामने निकल के आया कि जो जिस तरह से ये एक्टिविटीज पहले सुनने को मिलती थी, अब लोगों के सामने आ गई। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने जो यूनिवर्सिटी के जो अथॉरिटीज हैं उनको भी ये कहा है कि आप इस तरह की चीजों पे आप नजर रखें, इसको दबाने की कोशिश ना करें। हालांकि तलबा ने खुल के सामने बातचीत नहीं की है, क्योंकि लोगों में गुस्सा है और उनको भी अपने आप में कहीं ना कहीं डर है कि उसका एक असर है वो ना देखने को मिले। जिस तरह से राजन, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो खासतौर पर अगर श्रीनगर की हम बात करते हैं तो वहां पर कुछ तबका ऐसा है जो फ्लैग को, राष्ट्रीय इंडियन फ्लैग को नहीं मानते, कौमी तराने को उस तरह से नहीं मानते हैं। उनकी सोच बिल्कुल अलग तरह की है। क्या ये स्टूडेंट भी उसी लिस्ट में क्या उनको शामिल किया जा सकता है? और क्या इससे पहले भी कोई इस तरह का वाकया इस यूनिवर्सिटी में पहले हुआ है? जी, बिल्कुल आपने सही कहा। आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से कश्मीर घाटी में कुछ एक तबका है जिसकी सोच अलगाववादी सोच है, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को या भारतीय झंडे को नहीं मानते हैं, ऐसे लोग कहीं जम्मू के भी दूर दराज इलाके जिस तरह से रजौरी, पुंछ या डोडा, भदरवा, किश्तवाड़ में है। जब भी कश्मीर बंद होता है, आपको याद होगा उसी वक्त कई बार किश्तवाड़ या भदरवा बंद की भी कॉल आती है। हालांकि जम्मू जो डिस्ट्रिक्ट है वो खुला होता है। जम्मू के जो या सांबा या कठुआ हो, हीरानगर हो, वो जिले खुले होते हैं, लेकिन किश्तवाड़ या पुंछ या रजौरी में इसका असर देखने को मिलता है।
तो कहीं ना कहीं ऐसा तबका रजौरी में भी है क्योंकि कई बच्चे कश्मीर से भी वहां पढ़ने आते हैं। जिस तरह से जेएनयू में ये मसला उठा था, उसी तरह से एक आप कहते थे कॉलेज लेवल से एक तरह से ये एक सियासत शुरू होती है। एक तरह का जाहिर सी बात ये सेंटिमेंट है जिसको आज देखा गया और अब इन तलबा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। FIR दर्ज की गई है इन तलबा के खिलाफ क्योंकि नाराजगी देखी गई थी लोगों की भी और स्टूडेंट्स की भी और कई तंजीमों की भी। बहुत बहुत शुक्रिया राजन आपका इस तमाम तफसीलात के लिए, इस जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। श्रीनगर में आर्मी ने कुपवाड़ा में शहीद हुए 2 जवानों को खिराज अकीदत पेश की। दोनों जवान कुपवाड़ा में हुए आर्मी और मिलिटेंट के दरमियान हुई मुठभेड़ में शहीद हुए थे। चिनार कॉपर्स के लेफ्टिनेंट जनरल JS संधू ने भी जवान शहीदों को खिराज अकीदत पेश की। शहीद जवान जितेंद्र कुमार 23 साल के थे और 2014 में आर्मी उन्होंने ज्वाइन की थी और जवान मनदीप सिंह 32 साल के थे और 2004 में आर्मी में शामिल हुए थे। आर्मी ने खिराज अकीदत पेश कर शहीद जवानों के जस्ते खाकी को आखिरी रसूमात के लिए उनके घर भेज दिया। आर्मी अफसरान ने कहा कि दुख के इस वक्त में हम शहीद के घर वालों के साथ हमेशा खड़े हैं। और कश्मीर एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। वापस आ जाओ सज्जाद, घर की जिम्मेदारी संभालो, बहनों की शादी करना है, 2 माह का बच्चा है, बीवी है, कौन करेगा इसकी देखभाल। जी हां, हंदवाड़ा के चोगल गांव में रहने वाले सारा बेगम और अली मोहम्मद शाह के लब पर बस यही एक दुआ है कि उनका बेटा जल्द घर लौट आए। गुज़िश्ता 8 अक्टूबर को रोजाना की तरह सज्जाद लंगेट में अपनी दुकान गया था लेकिन आज तक वापस नहीं आया। उनको यकीन है कि सज्जाद मिलिटेंसी में शामिल हो गया है। माजिद की तरह उन्हें भी सज्जाद की वापसी की उम्मीद है। वालिदैन का कहना है कि वापस लौटाओ सज्जाद। गुजारिश करता हूँ कि वापस आ जाओ। यहाँ घर की हालत ऐसी नहीं है, मेरे ऐसे सेहत है कि मैं कुछ कर सकूँ। मैं एक बार मुझे पहले हुआ है, 8 पेशेंट भी हूँ। अब मैं उससे गुजारिश करता हूँ कि आप घर वापस आ जाए। मैं पुलिस को भी गुजारिश करता हूँ कि हमें गवर्नमेंट की मदद करे इसमें, उसके घर वापस सज्जाद शाह को घर वापस लाने में हमें मदद करे। सोन बच्चे तस अपील कर घर वापस यून तस शे वनो घर खानदार बनियामत तस मल त्रोमुत आज 5 वरियन पन कार पत्थर सह पन कार हेकान कर लिहाजा कर गुजारिश कर पन्नस बचस यीन वार कार पन घर तमिस लकट कूर कर्म सह मज ना माहरी तो तमिस बच जामुत सह बच 2 रेतन हुद तो कर गुजारिश सह गस घर वापस यून। और पुलवामा जिले के एक और वालिदैन ने अपने बेटे से घर वापस लौटने की अपील की है। जिले के मांगलपुरा इलाके का रहने वाला 21 साला आदिल बिलाल भट्ट गुज़िश्ता 7 अक्टूबर से लापता है। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। आदिल के वालिद खुद पुलिस में हैं। मकामी और घर वालों को अंदेशा है कि उसने मिलिटेंट ग्रुप में शुमालियत इख्तियार कर ली है। आदिल के वालिदैन ने उससे मिलिटेंसी का रास्ता तर्क कर घर वापस लौटने की अपील की है। मेरा बेटा काम यहाँ कंटिन्यू कर रहा है एयरपोर्ट पे मजदूरी। वहाँ से सुबह घर से निकला, सुबह से शाम को वापस आए नहीं। 5 महीने 4 महीने उसने वहाँ दे दिए। फिर जब वो घर से निकला फिर वापस आए नहीं। तो आपको कैसे पता चला कि वो मिलिटेंट रैंक्स में चला गया? उन्होंने फेसबुक पर दिखाया ना सर। अच्छा, बस उसी से हमको पता चला। तो कब की बात है ये? कितना टाइम हुआ अभी तक? पिछले 7 तारीख से, पिछले महीने से, अक्टूबर से। अक्टूबर 7 तारीख को वो निकला घर से, 8 तारीख को उन्होंने फेसबुक पर चढ़ाया। इस दौरान आपने कोशिश नहीं की कि उसको वापस लाने की? कोशिश किया था मगर दिखाया ही नहीं कहीं किसी ने कोई कांटेक्ट करने नहीं दिया।
तो माजिद के घर वापस लौटने के बाद से ही अब लगातार ये सिलसिला जारी है। वालिदैन सामने आ रहे हैं और अपने बच्चों से, अपने बेटों से ये गुहार लगा रहे हैं कि वो घर वापस लौट आए। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं मालंगपोरा इलाके की, जहां का रहने वाला 21 साल का आदिल बिलाल भट्ट गुज़िश्ता 7 अक्टूबर से लापता है, घर लौटा नहीं है और अब उसके वालिदैन गुहार लगा रहे हैं कि वो वापस लौट आए, क्योंकि इन्हें खुद खदशा है कि शायद वो मिलिटेंसी में शामिल हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे तजम्मुल इस्लाम फोनलाइन पर जुड़ गए, उनसे हम बात करेंगे। तजम्मुल, ये बताइए कि माजिद के बाद से लगातार हम इस तरह की गुहार देख रहे हैं, वालिदैन सामने आ रहे हैं और अपने बेटों से गुहार लगा रहे हैं कि घर वापस लौट आए। ये सिलसिला लगातार जारी है। क्या ये एक पॉजिटिव उन्होंने देखा है कि जिस तरह से माजिद के वालिदैन ने गुहार लगाई, माजिद वापस आ गया, तो शायद उनकी गुहार सुन के उनके बेटे भी वापस आ जाएं और सिलसिला लगातार जारी है? बुशरा, देखिए, जिस तरह से फुटबॉलर टर्नर मिलिटेंट जो था, उसके बाद जिस तरह से जो डेवलपमेंट्स हुई और रियासती सरकार, मुझे लगता है कि ऑपरेशन ऑल आउट और NIA टेरर फाइंडिंग के बाद जो डेवलपमेंट्स हुई उसमें रियासती सरकार की तरफ से एक खामोश तमाशाई का किरदार अदा किया। बुशरा, आपको याद होगा कि रियासत जम्मू कश्मीर में सियासी तंजीमों ने हमेशा से अवाम का इस्तेसाल कुछ इस तरह से किया, कुछ इस तरह से वादे किए, कुछ इस तरह से इंतखाबात में मंशूर रखे के बाद में उस पर अमलाया नहीं जा सका। और यही हाल रियासती सरकार में PDP और BJP का था, जहां एक तरफ दिल्ली से सब कुछ चलता रहा और NIA टेरर फंडिंग, हुर्रियत लीडरान की गिरफ्तारी, उसके बाद ऑपरेशन ऑल आउट, जिसमें रियासती सरकार एक खामोश तमाशाई का किरदार अदा करता रहा। उसके बाद थोड़े से एम्पावर्ड होते हुए रियासती सरकार को थोड़ी सी राहत मिली जब दिनेश्वर शर्मा को मुज़ाकरातकार के तौर पर नामजद किया गया और नक्शा जो जमीन पर है ये अक्सर तब्दील हुआ। दिनेश्वर शर्मा के कदम जम्मू कश्मीर में क्या पड़े कि मरकजी सरकार और रियासती सरकार ने मिलकर लबकुशाई की और गैर सगाली के तौर पर जिस जज्बे के साथ अब लोगों को मौका मिल रहा है कि जो लोग घरों से निकलकर स्कूली तालीमी तदरीसी अमले को छोड़कर जो लोग मिलिटेंसी में शामिल हुए हैं, उनके लिए दूसरा ऑप्शन भी है। और कश्मीर में माना जाता है कि BJP और RSS के बीच में और बाकी तंजीमें जो है, इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन कश्मीर के लिए नहीं है। लेकिन दिनेश्वर शर्मा ने साबित कर दिया कि कश्मीर में उनके कदम कट पड़ने के बाद एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई, जब माजिद के तरस पर जो लोग अपने घरों से रूट कर बाकी मामलात को देखकर जो मिलिटेंसी में कम उम्र में ज्वाइन किए हैं, उनकी वापसी का रहदार और महफूज तरीका ढूंढा जा सकता है। यही वजह कि रियासती पुलिस के चीफ और डिप्टी चीफ लगातार बता रहे हैं कि सरेंडर नहीं बल्कि बच्चों की घर वापसी होगी। मुझे लगता है कि बुशरा, आज पहली बार ऐसा हुआ कि मरकजी सरकार के बाद रियासती सरकार ने ऐसे बच्चों को भी अपनाने से इनकार नहीं किया, ऐसे बच्चों को भी अपना नाम साथ में रखा जो मिलिटेंसी ज्वाइन किए हैं। और उसके बाद माजिद खान के बाद आज भी श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में कई एक फैमिलीज आई। इसी तरह का एक केस है जहां हाजन संबल सुनवारी में अनायत हाजरी, जो कि मकामी फोटोग्राफर माना जाता था, बड़ा जबरदस्त वीडियोग्राफर था, वो भी पिछले 2-3 महीने से गायब है, उसका भी पुरसान हाल नहीं है। बहुत सारे केसेस हमारे पास हैं जिनमें लोग वापस आना चाहते हैं कम उम्र की वजह से, बालिग न होने की वजह से। ये है कि इन लोगों को ये कैसे पता है कि गुमशुदा हुआ इनका बेटा मिलिटेंसी में शामिल हो गया है, मिलिटेंट बन गया है? इसकी तस्दीक ये किस तरह से करें? क्या इनके पास कोई इस तरह से जराए मौजूद हैं या इनके पास कोई पुख्ता ऐसी इस तरह की बातें या कोई डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जिससे कहा जा सके? बिल्कुल बुशरा, देखिए, हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं। आपने देखा होगा कि बुरहान वानी के नमाज जनाजा अदा किए जाने के बाद बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूथ जो हैं जो गायब हो गए। जब पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए गए थे उनके हक में, तो उसके बाद पता चला कि वो मिलिटेंसी ज्वाइन किए, जिस पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने काफी ज्यादा एक्सरसाइज किया था। और सोशल मीडिया और जराया, रिश्तेदारों से, बाकी लोगों से खुफिया तौर पर भी इतलात उनको मिलती रहती है कि अब जो बच्चा घर में था अब वो मिलिटेंसी ज्वाइन कर गया है। और पुलिस के बाद जाके जब उन्हें तस्दीक हुई और SSPs ने, डिस्ट्रिक्ट SSP ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में
गुमशुदगी की इतलात पर लगातार उन्होंने कामकाज किया, जिसके बाद उन्हें पता चला कि वो आखिर मिलिटेंसी ज्वाइन कर चुके हैं। यही वजह है कि गुमशुदगी में बहुत सारी किस्में होती है, यानी पुलिस में फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जब आप डालते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए तो आपको पता चलता है कि गुमशुदगी की रिपोर्ट ही है, लेकिन साथ में जब आप कहते हैं कि फला लड़के ने फला जगह से फोन किया, उसके बाद उनका स्विच ऑफ आया, हो सका कि वो मिलिटेंसी ज्वाइन किए हों, उसके बाद जो अपने जराए पुलिस के होते हैं उनको अमलाने के बाद साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में जाहिर सी बात है कि लोगों को ये पॉजिटिव लग रहा है और इसीलिए एक उम्मीद लग रही है और यही वजह है कि वालिदैन अब सामने आ रहे हैं, अपने बच्चों से गुहार लगा रहे हैं कि वो मिलिटेंसी छोड़कर घर वापस आ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल आपका इस तमाम तफसीलात के लिए। खबरों में आगे बढ़े हैं। दहशतगर्द हाफिज सईद को पाकिस्तान की अदालत से बरी होने के बाद तमाम सियासी पार्टियां और तंजीमें मुखालफत कर रही हैं और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जम्मू में भी वकीलों ने हाफिज सईद को छोड़े जाने के खिलाफ एहतजाज किया और पाकिस्तान का झंडा फूका। साथ ही मुतालबा किया कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और नारेबाजी करते हुए वकीलों ने कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान की सरकार ने हाफिज सईद को रिहा कर दिया उससे उसका दोगलापन साफ झलक रहा है। एक तरफ तो वो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करता है तो वहीं दूसरी तरफ हाफिज सईद जैसे दहशत के आकाओं को रिहा कर रहा है। गौरतलब है कि हाफिज सईद ने रिहाई के फौरन बाद हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा था कि मुझे कश्मीर को आजाद कराने के लिए रिहा किया गया है। प्रोटेस्ट किया है ये कल जो पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान की जुडिशरी जिन्होंने जनवरी में हाफिज सईद जो कि ग्लोबल से जो टेररिस्ट है, जिसको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित टेररिस्ट है, उसको कल उन्होंने हाउस अरेस्ट से छोड़ा है और बिना कोई कार्रवाई किए हुए। और कल से जो पाकिस्तान का जो दोगलापन है, जो एक तरफ वो कहते हैं कि हम आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो हाफिज सईद को, जिसके खिलाफ भारत में और जम्मू कश्मीर में हजारों लोगों का खून करने का इल्जाम है और वो आज पाकिस्तान में फिर से खुला घूम रहा है। हम भारत सरकार और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये अपील करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ अब कार्रवाई की जाए। अब वो वक्त आ गया है, वो मुल्क जो अपना दोगलापन दिखलाते हैं, एक तरफ तो वो कहते हैं कि वो आतंकवादियों के खिलाफ है और दूसरी तरफ हाफिज सईद जैसे हजारों आतंकवादियों को पनाह दी हुई है। हम भारत सरकार और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये अपील करेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ अब कार्रवाई की जाए, चाहे भारत सरकार और पूरी जो दुनिया है वो एक सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से इन मिलिटेंटों को खत्म करे ताकि भारत में और पूरी दुनिया में अमन चैन हो सके। आजादी के 70 साल बाद भी मुल्क से कुछ समाजी बुराइयां पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाई हैं। ऐसी एक बीमारी थी हाथों से गलाजत को उठाना। कानूनी पाबंदियां आयद होने के बावजूद रियासत की वाटल कम्युनिटी को इस काम के लिए मजबूर किया जाता है और सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि इस कम्युनिटी को SC या ST की फहरिस्त में शामिल भी नहीं किया गया है। भदरवा में वाक़ई ये बस्ती वाटल समाज की है। सूबे में इनकी आबादी लाखों में है। समाज के सबसे निचले तबके में इनका शुमार किया जाता है। मुख्तलिफ म्यूनिसिपल बोर्ड और कॉरपोरेशन में 90% सफाई मुलाजमीन इसी तबके से ताल्लुक रखते हैं। हैरानी की बात है कि मुल्क में गलाजत उठाने पर पाबंदी आयद की जा चुकी है, लेकिन भदरवा में आज भी एक ऐसा तबका मौजूद है जिसे जबरन गलाजत उठाने को मजबूर किया जाता है। वाटल कम्युनिटी के लोग आज भी दूसरों के टॉयलेट और नालियों से बहने वाली गलाजत को साफ करते हैं। हिफाजती इंतजामात न होने के सबब अक्सर इन्हें खतरनाक किस्म की बीमारियां घेर लेती हैं। साफ सफाई के दौरान अक्सर वो जख्मी भी हो जाते हैं। जिन बस्तियों में ये रहते हैं उसे आम इंसानों के रहने लायक नहीं कहा जा सकता। ये लोग हर वक्त नागहानी हादसात के खौफ में सहमे रहते हैं। हाँ, हमसे छूट-छाट रखते हैं वाटल मतलब एसोसिएशन के साथ। आज तक मतलब 6 साल से लेकर आज तक ये छूट-छाट नहीं गई इनको, गवर्नमेंट को ऐसा चाहिए। आज के बाद मीडिया वालों से गुजारिश करता हूँ कि ये मेरी बात ऊपर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचे कि ताकि ये हमारी जो छूट-छाट वाटल एसोसिएशन से हो रही है इसको बंद किया जाए। मजहबी एतबार से ये सब मुसलमान हैं। मुल्क के दूसरे सूबों में इस तरह की कम्युनिटी दर्ज फहरिस्त की फहरिस्त में शामिल है, लेकिन वाटल कम्युनिटी का इसमें शुमार नहीं होता। म्यूनिसिपल बोर्ड के अहलकार भी इनके साथ
हद तक आमेज रवैया अख्तियार करते हैं। लेटरिंग पर बैन है, लेकिन हिंदुस्तान में नंबर 1 पे भद्रवा कस्बे के लिहाज से हिंदुस्तान में 2011 के सेंसस के मुताबिक 2200 डिस्ट्रिक्ट डोडा में और 2100 कम से कम 90 जो है भद्रवा में पाई जाती है। ओपन लेटरिंग जो है फोर्स जबरदस्ती जो है हमारी कम्युनिटी को साफ कराया जा रहा है। और यहाँ तक कि आप म्यूनसिपलिटी की बात ले लीजिए, 4 दफा इस वक्त भी हाजिरी देनी पड़ती है सुबह, और एक चौक में हमको जमा कर दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि ये वही लोग हैं जो नापा की जो ओपन लेटरिंग जो साफ करते हैं। मकामी लोग भी इनकी हालत पर अफसोस जाहिर करते हैं। उनका कहना है कि समाज में इस तबके को भी आम लोगों जैसी सहूलियात मिलनी चाहिए। जबकि गुजर बकरवालों को शेड्यूल ट्राइब दिया गया है, तो ये वातल बस्ती जो है, जो सफाई कर्मचारी है, ये किसी खाते में आज तक दर्ज नहीं है, ना कहीं शेड्यूल ट्राइब में, ना कहीं शेड्यूल कास्ट में। तो इस तरह से ये जहाँ के थे वहाँ से बदतर ही होते जा रहे हैं। तो अगर मीडिया इसमें अहम रोल अदा कर सके तो हो सकता है कि इनकी बात भी कहीं ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे। 2014 के सैलाब ने इस इलाके में खासी तबाही मचाई थी। कई घरों के चिराग बुझ गए थे, झोपड़ियां उजड़ गई थी। इस उम्मीद में जिंदगी गुजार रहे हैं कि सरकार इनकी बेहतरी के लिए भी कुछ करेगी। रहबर जमाल, भदरवा, जी सलाम। बर्फबारी और बारिश के साथ ही रियासत का कुदरती हुस्न निखरने लगा है। स्नोफॉल शुरू होते ही सयाह जम्मू कश्मीर का रुख करने लगते हैं। सयाहों को रागिब करने के लिए भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी आइंदा माह स्नो कार्निवल मुनक्किद करने का मंसूबा बना रही है। मौसम सरमा की आमद की निशानी है ये बर्फ। सीजन की पहली बर्फबारी का असर भदरवा में भी दिखने लगा है। गुज़िश्ता हफ्ते हुई बर्फबारी से बालाई इलाके पादरी, गुलडांडा और जयघाटी की चोटियां बर्फ से ढकी हुई है। ये इलाके विंटर स्पोर्ट्स के लिए जन्नत माने जाते हैं। टूरिस्टों को मुतवज्जो करने के लिए भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी आइंदा माह स्नो कार्निवल का इनेकाद करने जा रही है। जोर शोर से इसकी तैयारी भी चल रही है। रास्तों की साफ सफाई के साथ ही भदरवा आने वाले तमाम रास्ते खुल चुके हैं। बीडीए चाहता है कि टूरिस्ट इन नज़ारों का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी तादाद में भदरवा आए। मैसेज है टूरिस्ट को कि इनवाइट कर रहे हैं उनको कि वो आ जाएं यहाँ पर और एंजॉय करें, जिनको शौक है बर्फ़ देखने का, और वो इस वक्त आ जाएं। तो काफ़ी बर्फ़ है यहाँ पर और रोड्स भी ओपन है, वो आराम से आ सकते हैं वो और एंजॉय कर सकते हैं। बारिश न होने के सबब गुज़िश्ता सीजन में टूरिस्टों ने इधर का रुख नहीं किया था, लेकिन वक्त पर हुई बर्फबारी का टूरिस्ट खूब मजा ले रहे हैं। कमाल की फीलिंग आ रही है यहाँ पे कि बर्फ ही बर्फ है। स्लेजिंग यहाँ पे हो सकती है, विंटर स्पोर्ट्स का पूरा स्कोप है। और सबसे बड़ी बात कि आपका 30 किलोमीटर रन है टाउन से यहाँ तक, तो इसको डेवलप किया जाना चाहिए। हमने बहुत एंजॉय किया, तो हम सबको यही कहेंगे कि यहाँ आइए, एंजॉय कीजिए। और एक कमाल की फीलिंग जो कहा जाता है कि घर फिर दोस्त भर रुए जमी अस्त हमी अस्तो, सचमुच यहाँ पे आके ये फीलिंग हो रही है। गुज़िश्ता टूरिज्म सीजन के दौरान भदरवा में रिकॉर्ड 5 लाख सयाह आए थे। सयाह और टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि अगर इन इलाकों में विंटर स्पोर्ट्स को फरोग दिया जाए तो सयाहों की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। श्रीनगर में गैर कानूनी तरीके से बन रहे कॉस्मेटिक्स और ग्लिसरीन से लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। ग्लिसरीन और कॉस्मेटिक्स की रीपैकिंग का मामला सामने आया है। इसकी जांच के लिए कश्मीर डिवीजन के ड्रग कंट्रोलर की जानिब से 3 रुकन कमेटी बनाई गई है और इसकी जांच कर गैर कानूनी तरीके से ग्लिसरीन और बाकी कॉस्मेटिक्स को जब्त कर बनाने वाली यूनिट को सील कर दिया गया है। इस मामले पर डेप्यूटी ड्रग कंट्रोलर इरफान अहमद ने बताया कि हमें कल खबर मिली, जिसे लेकर हमने यहां छापा मारा है और गैर कानूनी तरीके से बन रही कॉस्मेटिक्स और ग्लिसरीन को जब्त कर लिया गया है और यूनिट को सील कर दिया गया है। कॉस्मेटिक्स और ग्लिसरीन जो ड्रग में आता है
तो कल शाम को हमारी एक टीम ने यहाँ विजिट किया, तो उन्होंने ऑन स्पॉट देखा कि यहाँ पे मशीन्स भी लगी हैं और यहाँ पे रॉ मटेरियल भी है, ग्लिसरीन वगैरह का, वैसलीन का, तो जिसके लिए इनको परमिशन चाहिए फ्रॉम ड्रग एंड फूड कंट्रोल डिपार्टमेंट, जो हमारा लाइसेंसिंग अथॉरिटी इसमें कंट्रोलर होता है, इसके पास। फिर हमारी जो टीम है उन्होंने ये कल शाम को फैक्ट्री सील की, तो दोबारा आज हमने यहाँ पे एक और रेड, हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने एक और रेड की आज। तो ये आप देख रहे हैं खुद कि यहाँ पे इसके पास कितना मटेरियल पड़ा हुआ है जो ये अनऑथराइजली कर रहा है। इसके पास रिपैकिंग लाइसेंस है, तो ना इसके पास कोई और ऑथराइजेशन है, शायद इसके पास DIC की भी रजिस्ट्रेशन। अब इन्वेस्टिगेशन इज ऑन, तो जो भी हम इसमें पाएंगे तो एज पर लॉ इसमें एक्शन हो जाएगी। जिला गांधरबल के नागाबल में CAPD के कमिश्नर और डायरेक्टर ने आधार पर बेस बायोमेट्रिक फूड की तकसीम के आउटलेट का इफ्तिताह किया। सारिफीन के लिए अब ऑनलाइन आधार बेस राशन डिस्ट्रीब्यूशन को हरी झंडी दिखा दी गई। सरकार के इस कदम से अब वादी के लोगों को राशन की तकसीम कारी से काफी फायदे होंगे और अब गरीब आवाम तक इसकी रसाई मुमकिन हो सकेगी। इस मौके पर ADDC गांधरबल भी मौजूद रहे। हम सब की इंतहाई कोशिश है कि इसको स्ट्रीम लाइन करें एंड सिंगल लाइन में लाए सब, और हर जगह मशीनें इंस्टॉल करें ताकि लोग जो आज के डेट में डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं उससे उनको निजात मिले। राशन के लिए किसी को आधार कार्ड बेसिस पर, मगर साइड बाई साइड ये भी कोशिश हो कि हमारा टारगेट 100% अचीव हो जाए, मगर उसमें ये बाइंडिंग नहीं रखी है कि आधार कार्ड नहीं हो तो राशन नहीं है। स्ट्रिक्टली इसमें सर्कुलर इशू किए, जम्मू में भी किए, लोगों को राशन मिलना है। अब यहाँ पे हमारा जो राशन का टारगेट था 100% हमने अचीव किया। पहले हमने सप्लाई इनको दे दी, खांड की सप्लाई इस हफ्ते में 100% कम्प्लीट हुआ, केरोसिन हम दे रहे हैं, 100% टारगेट मुकाम अचीव कर लिया है। इंशाल्लाह कोई भी प्रॉब्लम इस साल सर्दियों में लोग फेस नहीं करेंगे, मैं आपको एश्योर करता हूँ एंटायर कश्मीर डिवीजन को। जो और अभी यहाँ रुक रहे एक और बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। दवाओं का बेजा और ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल खतरनाक भी साबित हो सकता है। बाज दवाएं तो लोग नशे के तौर पर भी इस्तेमाल करने लगते हैं। लोगों को इसके खतरात से आगाह करने के लिए हंडवारा में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। ड्रग्स एंड केमिस्ट एसोसिएशन की जानिब से मुनक्किद सेमिनार में ड्रग्स कंट्रोल के असिस्टेंट डायरेक्टर बशीर अहमद ने दुकानदारों से नशे के तौर पर इस्तेमाल होने वाली दवाओं के फरोख्त में एहतियात बरतने को कहा। उन्होंने खिलाफवर्जी करने वाले दुकानदारों का लाइसेंस रद्द करने की वार्निंग दी। SDPO हंडवारा ने कहा कि ड्रग महकमा रियासत को ड्रग फ्री रियासत बनाने के लिए पुरज़्म है। तो ये स्टेज 1 था इस प्रोग्राम का, जिसमें हम लोगों ने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किया और हम लोगों ने ये फाइनलाइज किया कि हम लोग इसमें आगे जो है वो एजुकेट करेंगे स्टूडेंट्स को या सोशल कम्युनिटी में पेरेंट्स के को जाकर डोर टू डोर जो है इस चीज़ का बताएंगे कि ड्रग अब्यूज़ से क्या सोसाइटी में इम्प्लीकेशंस होती हैं, और हम कोशिश करेंगे कि जो एडिक्शन और पेडलिंग है इन दोनों चीज़ों को हम इंशाल्लाह बहुत कम टाइम में कंट्रोल करने में मदद हासिल हो। बांडीपोरा के लिए एक अच्छी खबर है। ऑपरेशन के दौरान खून की जरूरत के लिए मरीजों के लवाहिकीन को अब ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। मकामी जिला अस्पताल में ब्लड स्टोरेज यूनिट का इफ्तिताह हो चुका है। गुज़िश्ता दिनों रुकन असेंबली उस्मान माजिद ने इसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप का भी इनेकाद किया गया। खून का अतिया सबसे बड़ा अतिया होता है। इस पर अमल करते हुए बड़ी तादाद में लोगों ने खून का अतिया दिया। ब्लड डोनेशन से न सिर्फ जरूरतमंद मरीजों को मदद मिलती है बल्कि ये डोनेटर की सेहत के लिए भी मुफीद होता है। महकमा सेहत की जानिब से मुनक्किद कैंप में मकामी रुकन असेंबली, तलबा, सहाफियों और हेल्थ डिपार्टमेंट के एहलकारों ने खून का अतिया दिया। कैंप की देखरेख के लिए चीफ मेडिकल ऑफिसर और मेडिकल सुपरिटेंडेंट खुद मौके पर मौजूद थे। ब्लड यूनिट के कयाम के बाद जल्द ही जिला अस्पताल में मरीजों को डायलिसिस की सहूलत भी फराहम की जाएगी। हमें इतना फ़ायदा हो सकता है कि जो भी सर्जरीज जो सिर्फ ब्लड की वजह से हमको श्रीनगर उन पेशेंट्स को ट्रांसफ़र करना पड़ता था,
अब वो सर्जरीज यहाँ होंगे और 24 आवर्स अवेलेबल रहेगा। तो दूसरी उसमें ये भी है, खासकर जो हमारे प्रेगनेंसी डिलीवरी जो होती है, ये जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनका अब श्रीनगर जाने की ज़रूरत नहीं है। रियर कोई केस जिसमें ऐसा कोई कॉम्प्लिकेसी हो जो यहाँ जो बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जा सकते हैं वो जाएंगे। बाकी तो मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट 99.9% डिलीवरीज अब यहीं होंगी। कि जो यहाँ ऑपरेशन हो रहे थे उनके लिए ब्लड की ज़रूरत होती थी और ब्लड हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, उसकी वजह से रेफरल होता। अब इंशाल्लाह रेफरल कम होंगे और ब्लड यहाँ पर ही अवेलेबल होगा और जो भी ये ब्लड है यहाँ पर ही रहेगा और जिसको भी ब्लड चाहे हम यहाँ दे सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं और 24 आवर्स ये ओपन रहेगा और जब भी कभी किसी को ब्लड की ज़रूरत हो यहाँ पर ये मिल जाएगा। और भी इसमें आगे काम करने की ज़रूरत है क्योंकि इसको एस्टेब्लिश करना है एज ए ब्लड बैंक। फिलहाल ब्लड स्टोरेज हो गया स्टार्ट और इंशाल्लाह इन फ्यूचर में ब्लड बैंक भी ये कंप्लीट यहाँ पर 100% यहाँ स्टार्ट हो रहा है और इन द मीन टाइम विद इन 15 डेज यहाँ पर डायलिसिस भी हम स्टार्ट करने वाले हैं और ये पहला हॉस्पिटल होगा पूरे वैली में, पेरीफेरी में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहाँ पर आपको डायलिसिस की मशीन मिल जाएगी और डायलिसिस का जो फैसिलिटीज़ है वो भी मिल जाएंगे। ब्लड बैंक किसी भी अस्पताल की बैकबोन माना जाता है, लेकिन जम्मू के शालीमार अस्पताल को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में अस्पताल में ब्लड बैंक एक्सपेंड किया गया था, लेकिन स्टाफ की कमी के चलते ब्लड बैंक का कामकाज पर फर्क पड़ रहा है। इस सिलसिले में ब्लड बैंक के HOD का कहना है कि कैंप लगाकर लोगों की जरूरत को पूरा करने का ख्याल रखा जाता है, लेकिन स्टाफ की कमी के चलते काफी परेशानी होती है, जिससे ब्लड बैंक में ब्लड की कमी भी हो रही है। इस सिलसिले में अथॉरिटी से बात की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं दर्शकों को बता दूं कि रक्तदान जो है एक महादान है और रक्त जीवन है। अगर रक्त नहीं तो जीवन नहीं। इस रक्त के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक मात्रा में हमारे पास रक्त अवेलेबल हो ताकि हम जीवन की रक्षा कर सकें। परंतु हमने ये देखा गया है कि हमारे पास 15 से 20% के करीब रक्त की शॉर्टेज रहती है। इसको पूरा करने के लिए हम वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप्स लगा रहे हैं, डोनेशन के लेक्चर लगा रहे हैं, इंडस्ट्रीज में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप आइए और स्वेच्छापूर्वक रक्तदान कीजिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू के आरएसपुरा की सड़कें गवाह हैं कि इंतजामिया और सरकार के तरक्याती मंसूबे रियासत में कितने कारगर साबित हुए हैं। यहां की सड़कों की खराब हालत होने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इलाके की मेन रोड लिंक रोड की हालत खस्ता है। टूटी सड़कें और सड़कों पर गड्ढे गवाह हैं। तरक्की और जाने वाले रास्तों की सड़कों से गड्ढे हैं और वो टूटी हुई हैं। इन सड़कों की ऐसी हालत से मकामी लोग बेहद परेशान हैं। उनका कहना है कि इन सड़कों पर गाड़ियां तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल है। इस रोड पर एक्सीडेंट का खतरा हमेशा बना रहता है। उन्होंने इंतजामिया और सरकार से अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कई बार शिकायत करने और सड़क की मरम्मत का मुतालबा करने के बावजूद भी सड़कों की हालत में कोई भी सुधार नहीं आया है। जिन तरक्याती मंसूबों का ख्वाब दिखाकर हुकूमतें आती हैं, वो ख्वाब कभी हकीकत का जामा पहनने से पहले काफूर हो जाते हैं। हम ये ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, हमारे पास सबूत है। ये जम्मू के आरएसपुरा की सड़कें ये गवाह हैं सरकार के इंतखाबी दावों के और इंतजामिया की नाकामी की। और ये गड्ढे सबूत देते हैं कि तरक्याती मंसूबों के रास्ते में गड्ढा और पानी इकट्ठा हो गया है। यहाँ की सड़कों पर धूल है या धूल पर सड़कें समझ से परे हैं। नहर से लेकर मीरा साहब तक रोड निकलता है। मिट्टी बिछी हुई है, मिट्टी भी चिकनी है, चलना मुश्किल है इस पर। इसकी सुध भी नहीं लेता है कोई। सरकार से अपील है कि इसकी मरम्मत कराए ताकि लोगों को राहत मिले। ये सड़कें हैं, देखिए, चमचमाती हुई स्मार्ट सिटी का दावा करने वालों की सड़कें। ये सड़कें इतनी खूबसूरत हैं कि देखने वालों की आंख का पानी मर जाए। लेकिन सियासतदान की नजरों से देखिए, क्योंकि हमारी आंखें सच देखती हैं, ये सड़कें हमें नहीं दिखी। इतनी बेहतरीन सड़कों की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इलाके की मेन रोड लिंक रोड की हालत खस्ता है।
टूटी सड़कें और सड़कों पर गड्ढे गवाह हैं तरक्की के, और जाने वाले रास्तों की सड़कों में गड्ढे और वो टूटी हुई। इन सड़कों की ऐसी हालत से मकामी लोग बेहद परेशान हैं। सिर्फ मिट्टी डाल दी गई है, औरतें भी जाती हैं इस रास्ते पर। रास्ता क्या है नहीं पता, नदी लगती है ये, गाड़ियां तक भी फिसल जाती हैं। देखो ये सड़कें, बेहतरीन सड़कें, इतनी अच्छी सड़कें कि लोगों के पैर फिसलने को मजबूर हो जाएं। हुकूमत के दावों की पोल खोलती ये सड़कें उनकी आंखें कब खोलेंगी और कब उनके दावे हकीकत होंगे, ये तो हमें नहीं पता, शायद उन्हें भी नहीं पता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। वर्ल्ड हेरिटेज डे के मौके पर जम्मू आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज एकेडमी की जानिब से हेरिटेज वीक का इनेकाद किया जा रहा है। एक हफ्ते तक चलने वाले इस प्रोग्राम में दम तोड़ते तहजीब और सखावत को नए सिरे से मुतारिफ करने की कोशिश की जा रही है। जम्मू में वाक़े आर्ट सेंटर में चल रहे इस प्रोग्राम के पहले दिन फनकारों ने फोक और मौसीकी के जरिए डोगरा कल्चर की कदीम रिवायत की झलक पेश की। उनको बुलाया गया था जो बिल्कुल इस वक्त डाइंग स्टेज पे हमारी जो फोक फॉर्म्स, जैसे गिदड़ू है, जैसे हर्न है, और इसी तरह हमारी भाख एक बहुत पुरानी फोक फॉर्म है, ये बिल्कुल तकरीबन डाइंग स्टेज पर हैं। तो इनकी प्रिजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए आपने देखा कि भाख जिन औरतों ने परफॉर्म किया वो बटाड़ा से आई थी और उनकी उम्र, जो उनकी लीडर हैं उसकी उम्र 80+ है। तो 70-80 एज ग्रुप का जो हमारा ये फीमेल फोक का जो एक ग्रुप है, इसके बाद हमारे पास सेकंड लाइन कोई नहीं है जो इस भाग जैसी इंपॉर्टेंट फोक फॉर्म को प्रिजर्व कर सके, आगे इसको कैरी फॉरवर्ड कर सके। और फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। उधमपुर जिला पुलिस ने लोगों की सहूलत के लिए टिकरी चौक पर शेड लगाया, जिसका इफ्तिताह एसएसपी रईस मोहम्मद भट्ट ने किया। सहाफियों से मुखातिब होते हुए एसएसपी ने बताया कि मुस्तकबिल में वो शहीद इमरान टाक जैसे बहादुर जवान जिन्होंने मुल्क के लिए जान दी है, उनकी याद में ऐसे काम करेंगे जिससे आम लोग शहीदों को हमेशा याद रखें। इस मौके पर मुकामी लोगों के साथ साथ कसीर तादाद में लोग मौजूद रहे। उन्होंने इस काम के लिए पुलिस महकमे की सताइश की। देखिए, पहले जो हमने ये गरनई से शुरुआत की थी और वहाँ पे हमने पैसेंजर शेड्स बनाए थे और यहाँ पे भी हमने उसी इनिशिएटिव को जारी रखा है और लोगों की सुविधा के लिए, इनकी सहूलत के लिए हमने ये एक जो शेड है वो तैयार किया है ताकि बरसात और आने वाले जो ठंडे मौसम में ये लोगों को कुछ सहारा दे सके। और कश्मीर एक्सप्रेस में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए जी सलाम के साथ।